हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इशूज। ये चैप्टर 12th एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। अच्छा बेटा, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आप ये जान लें कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे। बेटा, इस चैप्टर में आज जो भी समस्याएं वातावरण में आ रही हैं उन समस्याओं को डिस्कस करेंगे। साथ साथ में इन समस्याओं से इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए इसकी भी चर्चा करेंगे। क्लियर? अच्छा चलो, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोगों को एक शब्द पता होना चाहिए, व्हाट इज इन्वायरमेंट। क्लियर? चलो देखते हैं व्हाट इज इन्वायरमेंट। सभी लोग इस शब्द के बारे में जानते हैं, लेकिन चलो आज देखते हैं कि इन्वायरमेंट है क्या। बेटा, आपके आसपास पाई जाने वाली वो हर चीज़ जो आपके शरीर पर प्रभाव डाले वातावरण कहलाती है, इन्वायरमेंट कहलाती है। जैसे अरे भाई, आपके आसपास जो हवा है, बेटा सोचो, इस हवा में हमारी लाइफ गैस ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हवा हमारे साथ रिलेशन में है, ये हवा हमारे साथ इंटैक्ट कर रही है। आपके आसपास सराउंडिंग का कोई ना कोई टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम है तो हमारा शरीर शिवरिंग करता है, कपकपी लगती है। और अगर हमारे शरीर से टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा है तो स्वेटिंग होती है, पसीना आने लगता है। इसका मतलब टेम्परेचर के साथ भी हमारा नाता है। आप सोचो, आपके पास जो मिट्टी है, आसपास जो सॉइल है, इस सॉइल के साथ भी आपका संबंध है। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी खाना खाते हैं, इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं आते तो सॉइल से ही हैं। कभी अगर जानना हो तो बेटा आप अपने शरीर का एक टुकड़ा और मिट्टी का एक टुकड़ा लैब में ले जाकर केमिकल एनालिसिस कर दो, दोनों का केमिकल कंपोजिशन एक ही है। हमारा शरीर सॉइल से ही बना है, इसका मतलब सॉइल से भी हमारा नाता है। ये आसपास आपके जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, कभी सोचा है हमारे अंदर जो भी एनर्जी है वो कहाँ से आई? बेटा ये सब सोलर एनर्जी ही है। ये जो मेरी साउंड एनर्जी है ये भी सोलर एनर्जी है, कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी का ही रूप है। बेटा सोलर एनर्जी जब हमारे प्लेनेट पे आती है, हमारी पृथ्वी पे आती है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस में उसको ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसी प्लांट के बने फूड पर तो हम डिपेंड हैं। तो याद रखना, सूर्य से भी हमारा रिलेशन है, सूर्य से भी नाता है। आपके आसपास जो पानी है, सुबह से लेकर शाम तक जो आप पानी पीते हैं, पानी के बगैर जीवन ही संभव नहीं है। लाइफ सस्टेन ही नहीं कर सकती है पानी के बगैर। इसका मतलब ये हवा, ये पानी, ये मिट्टी, ये लाइट, ये टेम्परेचर, ये सब हमारे बॉडी पे प्रभाव डाल रहे हैं। और हमारी बॉडी पे ही नहीं, इस प्लेनेट पर जितनी भी स्पीसीज हैं सभी को ये प्रभावित करते हैं। और मैं बता चुका हूं, आपके आसपास पाई जाने वाली वो कोई भी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करे, आपको प्रभावित करे, वातावरण कहलाती है। बेटा इसमें जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, लाइट, टेम्परेचर, हवा, मिट्टी, ये सब एबायोटिक हैं, निर्जीव हैं। क्या एनवायरनमेंट में सिर्फ एबायोटिक चीजें ही आती हैं? नहीं, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो प्रभावित करते हैं। अरे भाई, आपकी हवा में ऑक्सीजन कहां से आई? प्लांट ने छोड़ी उनको। प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो भी आप सुबह से शाम तक खाना खाते हैं कहां से आता है? प्लांट ही तो उसको बनाते हैं, प्लांट ही तो फोटोसिंथेसिस में फूड का प्रोडक्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लांट से भी हमारा नाता है। प्लांट क्या है? लिविंग। इसका मतलब वातावरण में लिविंग कंपोनेंट भी आते हैं। अरे हमारे शरीर में कई सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो डिजीज काज करते हैं, जिनको पैथोजन कहते हैं। शरीर के ऊपर पैरासाइट रहते हैं, जैसे शरीर की बाहरी सतह पर रहने वालों को एक्टोपैरासाइट कहते हैं, अंदर रहने वालों को एंडोपैरासाइट कहते हैं। इसका मतलब ये पैरासाइट हैं, ये आसपास आपके जो प्रीडेटर्स हैं, शिकारी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सब क्या है? ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और ये भी हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। और आपको बता चुके हैं कि कोई भी चीज आपके आसपास जो आपको प्रभावित करे वो वातावरण कहलाती है।
क्लियर? तो याद रखना, अगर पूछा जाए एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग outside the body that influences means प्रभावित करे, that influences the life constitute environment। डेफिनेशन में भी वही चीज दिखाई दे रही है, आपके आसपास पाई जाने वाली वो हर चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लाइफ को इन्फ्लुएंस करे, जीवन को प्रभावित करे, वातावरण कहलाती है। और वातावरण में क्या सिर्फ लाइव चीजें आती हैं? नहीं, दोनों चीजें आती हैं। एबायोटिक चीजें भी हमको प्रभावित करती हैं और बायोटिक चीजें भी प्रभावित करती हैं। तो याद रखना, एनवायरनमेंट में दोनों चीजें पाई जाती हैं। एनवायरनमेंट मिलके बना होता है एबायोटिक फैक्टर से भी और साथ साथ में बायोटिक फैक्टर से भी बना होता है। दोनों चीजें मिलकर एनवायरनमेंट बनाती हैं। एबायोटिक में क्या क्या आएगा? सोचो बेटा, टेम्परेचर है, लाइट है, सॉइल है, हवा है, पानी है, ये सब एबायोटिक चीजें हैं। और बायोटिक में क्या आएगा? आपके आसपास जितनी लिविंग बीइंग्स हैं, अगर वो आपको प्रभावित करती हैं, ये मेरी आवाज है, ये बेटा आवाज आप तक पहुंचेगी, इसका मतलब इस आवाज से आपका संबंध है, ये आवाज आपको प्रभावित करेगी, इसका मतलब ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट है, आप भी एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये कैमरा नॉन लिविंग है, ये मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है, ये मोबाइल मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है, इसका मतलब इस समय मेरा इस मोबाइल के साथ भी इंटरेक्शन है, लेकिन ये एबायोटिक है, मैं लाइव हूं। तो याद रखना, इस एनवायरनमेंट में दोनों कंपोनेंट आते हैं, एबायोटिक भी आता है और बायोटिक भी आता है। चलो अच्छा, अब ये देखते हैं कि जो हमारा वातावरण है ये प्रदूषित कैसे हो रहा है, कैसे गंदा हो रहा है। इसको लेके अगर हम बात करें तो बेटा हमारी साइंस ने ये अनुभव किया है, ये देखा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इस प्लेनेट पे तो ऐसे ढेर सारे स्पीसीज रहते हैं, लेकिन जो मानव पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। जैसे देखा गया बेटा लास्ट 100 ईयर में ऐसा देखा गया है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ये बहुत तेज़ी से बढ़ी। आज आपको बता दें, हमारे पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन मोर देन 7 बिलियन है और हमारे भारत की 135 करोड़ के आसपास है। तो आप सोचो, इस प्लेनेट पर ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन का इन्वायरमेंट के गंदा होने में क्या रोल है? रोल है, देखते हैं बेटा। अगर हमारी पॉपुलेशन अधिक होगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा बेटा घर बनाने पड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा पानी का खर्चा होगा, जितने ज़्यादा लोग हैं सभी को शिक्षा मिले, सभी को अच्छे स्कूल मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बनाने पड़ेंगे, कॉलेज बनाने पड़ेंगे। सोचो, अरे भाई, अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, सभी को रोजगार मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोड होने चाहिए। भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आसानी से पहुँचे, तो रोड भी अधिक होने चाहिए, ट्रेन ट्रैक भी अधिक होने चाहिए, ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा हमें रोड्स बनाने पड़ेंगे, उतना ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर भोजन पैदा करना है, फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो किसानों को खेत में अधिक से अधिक एग्रोकेमिकल्स डालने पड़ेंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर हमारी पॉपुलेशन अधिक है तो सभी को भोजन मिले, तो किसान को खेतों में अधिक से अधिक एग्रोकेमिकल्स डालने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको पॉइंट बता दें कि अगर बेटा ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा घर की आवश्यकता पड़ेगी, और घर खाली नहीं रह सकते हैं। अगर घर होंगे तो उसमें दरवाजे भी होंगे, टेबल भी होगी, सोफा भी होगा, बेड भी होगा। ये सब कहाँ से आएगा?
ये सब लकड़ी से बनेगा। और लकड़ी कहाँ से आएगी? आज हमारे पृथ्वी पर जितने भी फॉरेस्ट हैं, इसमें कई सारे फॉरेस्ट को मानव ने अपने स्वार्थ के लिए काट डाला है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो बेटा डिफॉरेस्टेशन भी होगा। यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ देते हैं कि हमारी अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो डिफॉरेस्टेशन भी अधिक करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास में ऑटोमोबाइल्स हैं, अगर इनको रोड पे दौड़ाना है तो डीजल भी तो चाहिए, पेट्रोल भी तो चाहिए। ये डीजल पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न होगा। आज हमने अपने प्लेनेट पर जो फॉसिल फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जलाया जा रहा है। आज मॉडर्न युग है, सभी के पास मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। इनसे भी तो हमारे वातावरण में गंदगी फैलती है, इससे भी तो रेडिएशन आती हैं। इसका मतलब जैसे जैसे मानव की पॉपुलेशन बढ़ी, मानव ने अपने जीवन को बढ़िया करने के प्रयास किए, और जीवन को बढ़िया किया भी, ऐसा नहीं कि किया नहीं। हमने अपने जीवन को बढ़िया किया भी, लेकिन साथ साथ अपने वातावरण को गंदा कर दिया। आज हमारे आसपास की हवा, हमारा पानी, हमारी मिट्टी, ये सब हमारे लायक नहीं रही है। हमने उसको प्रदूषित कर दिया है। इसके पीछे कुत्ता भेड़ बकरी जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे ह्यूमन स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखना, कहते हैं ये सारी चीज़ें जब हमने करी, ये सारी चीज़ें जब हमने जुटाई, तो हमने अपने वातावरण को भी प्रदूषित कर डाला। इसका मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी, इससे हमारा वातावरण भी प्रदूषित हुआ। बेटा एक शब्द यहाँ पे आया है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हुआ। एक शब्द आया पॉल्यूट। डिस्कस करते हैं कि ये पॉल्यूट क्या है, पॉल्यूशन क्या है। चलो देखते हैं इसको। तो याद रखना, आज आप जान लीजिए कि ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि पॉल्यूशन क्या है। चलो बेसिक क्लासेस से इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज आपको ये बताते हैं साफ साफ शब्दों में कि पॉल्यूशन है क्या। चलो बात कर लेते हैं पॉल्यूशन की। बेटा ये आपके आसपास जो वातावरण है, जिसमें एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट हैं, इसमें कोई भी ऐसा परिवर्तन, भाई आपकी हवा के साथ आपका नाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, आपका पानी के साथ नाता है क्योंकि पानी में ही जीवन बना है, आपका मिट्टी से नाता है, सॉइल से नाता है क्योंकि आपका शरीर सॉइल से बना है। बेटा आपके आसपास पाई जाने वाली हवा, पानी, मिट्टी में कोई भी ऐसा परिवर्तन जो आपके शरीर पे बुरा प्रभाव डाले, आप जैसे इस चीज पे, आप जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बुरा प्रभाव डाले, पॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर? चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ये है कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल इज कॉल्ड पॉल्यूशन। बिल्कुल आसान डेफिनेशन है। आपके आसपास पाई जाने वाली हवा, पानी, मिट्टी में कोई भी ऐसा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? अनडिजायरेबल का मतलब है जो आपके लिए अच्छा ना हो। डिजायर मतलब पसंद, और अनडिजायर नापसंद। इसका मतलब अगर आपके शरीर के लिए अच्छा ना हो, आपके जीवन के लिए अच्छा ना हो, और सिर्फ आप ही नहीं, इस पृथ्वी पर सारी स्पीशीज के लिए अनडिजायरेबल हो, ऐसा परिवर्तन पॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर? और याद रखना, जो सब्सटेंस पॉल्यूशन काज करते हैं उनको पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ देते हैं कि पॉल्यूशन काजिंग एजेंट को हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो एक शब्द आता है पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो आप कह सकते हैं पॉल्यूशन काजिंग एजेंट। पॉल्यूशन काजिंग एजेंट्स जो होते हैं इनको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे शरीर में कैंसर काज करने वाले को कार्सिनोजन कहते हैं, म्यूटेशन काज करने वाले को म्यूटाजन कहते हैं, डिजीज काज करने वाले को पैथोजन कहते हैं। इसी तरीके से कैंसर काज करने वाले, इसी तरीके से पॉल्यूशन काज करने वाले को पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। बेटा ये पॉल्यूटेंट्स सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। जैसे आप देखिए, आप अपनी सुबह कूड़े वाली जो डस्टबिन है इसको झांक के देखिए,
जो कूड़ा करकट होता है उसमें कई सारे सॉलिड भी होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, मोबाइल कोई ख़राब हो जाए, बिजली का तार खराब हो जाए तो जो डस्टबिन में डालते हैं ये बेटा सब सॉलिड पोल्यूटेंट है। ये पोल्यूटेंट गैस भी होते हैं। अरे भाई कार मोटरसाइकिल चलती है तो जो धुआं निकलता है उसमें गैसें होती हैं, जहरीली गैसें जो हमारे वातावरण को गंदा करती हैं। इसका मतलब पोल्यूटेंट गैस भी हो सकते हैं और पोल्यूटेंट लिक्विड भी होते हैं। जितना भी किसान केमिकल्स का प्रयोग करता है खेतों में, हमारे फैक्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं वो लिक्विड ही तो हैं। तो इसका मतलब जो पोल्यूटेंट होते हैं ये बेटा सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पोल्यूटेंट आपके वातावरण में जो रिलीज किए जाते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। क्लियर? चलो इसको भी जान लो। अच्छा, अब यहाँ बता दें कि जो बेटा पोल्यूटेंट्स होते हैं ये वातावरण में आते कैसे हैं। एक पॉइंट ये है, तो याद रखना ये वातावरण में मुख्य रूप से दो तरीके से आते हैं। एक तरीका है नेचुरल और एक तरीका है स्वयं हमारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो चलो देखते हैं इसको कि पोल्यूटेंट जो हैं ये वातावरण में कैसे आते हैं, इस पर भी बात कर लें। चलो देखते हैं। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये इन्वायरमेंट में कैसे आते हैं, तो आपको ये सीखना है कि बेटा ये हमारे वातावरण में नेचुरल एक्टिविटीज से भी आ जाते हैं। कुछ नेचुरल कारण हैं उनकी वजह से भी पोल्यूटेंट हमारे वातावरण में आते हैं, और साथ साथ में ये तो आपको पता ही होना चाहिए हम स्वयं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारी स्वयं की एक्टिविटीज़ की वजह से भी पोल्यूटेंट वातावरण में आते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो नेचुरल तरीके से वातावरण में आते हैं। जो बेटा आपका सूर्य है, सन है, इससे जो किरणें आती हैं उन किरणों में कुछ किरणें बड़ी खतरनाक होती हैं, हार्मफुल होती हैं, जैसे कॉस्मिक रेज, जैसे यूवी रेज। अगर ये हमारे बदन पे पड़ जाएं, अगर ये किसी एनिमल के शरीर पे पड़ जाएं तो त्वचा को डैमेज कर सकती हैं, प्लांट पे पड़ जाएं तो प्लांट को डैमेज कर सकती हैं। और कोई भी चीज़ अगर हमको नुकसान पहुंचाती है, पोल्यूटेंट है, इसका मतलब याद रखना जो हमारे सूर्य से आने वाली यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, और साथ साथ में कॉस्मिक रेज हैं, ये हमारे वातावरण में पोल्यूटेंट की तरह काम करती हैं। क्लियर? एक गैस आपने सुनी है मीथेन, जिसको नेचुरल गैस कहते हैं। बेटा जो गाय भैंस का गोबर होता है इसमें एक बैक्टीरिया मिथेनोजन, उसके डिकम्पोजिशन से मीथेन पैदा होती है। ये तो नेचुरल है, ये नेचुरल तरीके से पैदा हुई। गोबर गैस भी कह देते हैं इसको। जो हमारी दलदली भूमि है, मार्सी एरिया है, वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, वहाँ पर भी मीथेन नेचुरल तरीके से पैदा होती है। जो पैडी फील्ड है, राइस की खेती जो होती है, वहाँ पर भी कुछ केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं और मीथेन पैदा हो जाती है। इसीलिए मीथेन को ये मानते हैं कि मीथेन एक ऐसा पोल्यूटेंट है, CH4 एक ऐसा पोल्यूटेंट है जिसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, जिसको गोबर गैस भी कहते हैं, जिसको बेटा मार्स गैस भी कहते हैं। ये नेचुरल तरीके से वातावरण में आई है। आज आपको बता दें, आपके इस वातावरण में, आपके पृथ्वी पे वोल्केनो जो ज्वालामुखी होती हैं, जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो साइंस कहती है वहाँ पर भी कुछ टॉक्सिक गैसें पैदा होती हैं। तो आपको यहाँ पे जानना चाहिए कि जो वोल्केनोज हैं, यहाँ से जो वोल्केनिक इमिशंस होते हैं, जो यहाँ पे लावा निकलता है, वहाँ पर भी टॉक्सिक गैसें होती हैं। आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर में ओजोन गैस पाई जाती है और ये नेचुरली बनती है हमारे वातावरण में। और ये बेटा ओजोन गैस प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए नुकसानदायक है। आप इस चक्कर में मत रहना कि ओजोन तो अल्ट्रावायलेट किरणों को प्रोटेक्ट करती है। जो बेटा अल्ट्रावायलेट किरणों से हमको बचाती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है।
जो आपके ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है वो पोल्यूटेंट है और नेचुरल तरीके से वातावरण में आती है। तो यहाँ पर लिख दें कि जो ओजोन गैस है ये भी हमारे नेचुरल तरीके से वातावरण में आने वाला पोल्यूटेंट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पोल्यूटेंट नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से भी आते हैं। अब चलो देखते हैं क्या पोल्यूटेंट ह्यूमन एक्टिविटीज से भी आते हैं। अरे बिल्कुल, आवाज है ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज से आ रही। अगर आप तेज बोलते हैं तो एक पोल्यूटेंट है ये। आप डीजल पेट्रोल जलाते हैं, भाई फॉसिल फ्यूल आप जलाते हैं, ये भी तो पोल्यूटेंट है। तो देखते हैं क्या ह्यूमन एक्टिविटीज से भी पोल्यूटेंट आते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि आज जो भी हम डीजल पेट्रोल जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल, कार मोटरसाइकिल जो दौड़ा रहे हैं, इनमें डीजल पेट्रोल जलने से जो गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है, उससे हमारी हवा गंदी होती है। फॉसिल फ्यूल के साथ लकड़ी और कोयला भी तो जला रहे हैं, इनसे भी तो धुआं निकलता है। आज देखो आपके घर से, आपके हॉस्पिटल से, आपके फैक्ट्री से जो पानी निकलता है गंदा, सोचो घर से कितना गंदा पानी निकलता है। आप टॉयलेट फ्लश करते हैं, आप किचन में सब्जियां धुलते हैं, ये गंदा पानी कभी सोचा है कहाँ जाता है? ये बेटा गंदा पानी नालियों से कहीं ना कहीं तालाब में मिलता है, नदियों में जाता है और कहीं ना कहीं आगे जाके समुद्र में मिलता है। आज हमने अपनी वाटर बॉडीज को भी प्रदूषित किया है सीवेज वाटर मिलाकर। तो याद रखना, आज जो आपके घर से निकलने वाला गंदा पानी जिसको सीवेज वाटर कहते हैं, इससे भी हमारी नदियां, तालाब और समुद्र प्रदूषित हो रहे हैं। किसान सभी का पेट भर सके इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करता है, इसलिए एग्रोकेमिकल्स का प्रयोग करता है, फर्टिलाइजर का प्रयोग करता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग करता है, जिससे हमारी मृदा, हमारी मिट्टी प्रदूषित हो गई है, हमारी मिट्टी गंदी हो गई है। तो बेटा जो एग्रोकेमिकल्स हैं ये भी मानव की वजह से आए हैं। और आज सभी को पता है कि हम जितनी तेजी से जंगल काट रहे हैं, जंगल काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इस वजह से भी हमारा वातावरण गंदा हो रहा है। कैसे गंदा हो रहा है एक पल देखो। हम सभी को बचपन से सिखाया गया है कि पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। आज हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। क्यों? एक तरफ हम जंगल की कटाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, जिस वजह से हमारे वातावरण में धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। आगे चलकर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या बताएंगे आपको हम। तो याद रखना, डिफॉरेस्टेशन के लिए भी मानव जिम्मेदार है। अरे भाई, आज आपके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल है, टेलीविज़न है, लैपटॉप है। जब ये खराब होते हैं तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा होता है। आज इस मोबाइल के लिए साइंस कहती है कि इस मोबाइल से कई सारे ऐसे रेडिएशन हैं जो हमारे वातावरण में पोल्यूटेंट की तरह काम करते हैं। ये जो आपके आसपास चलने वाले मोटरसाइकिल, कार, ट्रक हैं, ये जो लाउड स्पीकर हैं, इनसे जो ध्वनि पैदा होती है, साउंड पैदा होती है, अगर इसका लेवल एक लेवल से अधिक हो जाए तो ये भी पोल्यूटेंट है। क्या ये पोल्यूटेंट कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी की वजह से आ रहे हैं? नहीं, ये पोल्यूटेंट हमारी एक्टिविटीज की वजह से आ रहे हैं। इसका मतलब मानव स्वयं अपने वातावरण को गंदा होने में भूमिका निभा रहा है। क्लियर? अच्छा, अब ये बात आती है कि जो ये एनवायरनमेंट का पोल्यूशन है, ये जो पोल्यूटेंट है हमारे, ये पोल्यूटेंट्स बेटा अगर वातावरण में आते हैं तो ये पोल्यूटेंट कितने समय तक रहते हैं? तो याद रखना, इनकी लाइफ के आधार पर, इनकी लाइफ स्पेन के आधार पर इनको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं कि जो पोल्यूटेंट होते हैं, कुछ पोल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो वातावरण में अगर आज आ गए तो पता चला कि सालों साल ऐसे ही पड़े हैं, सड़ते ही नहीं हैं। ऐसे पोल्यूटेंट जो सड़ते नहीं हैं, जो लगातार दशकों तक, डिकेड्स तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे पोल्यूटेंट को हम लोग नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहते हैं। तो याद रखना, पोल्यूटेंट दो कैटेगरीज के होते हैं। एक होते हैं नॉन डिग्रेडेबल और दूसरी कैटेगरी है डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जैसे देखते हैं भाई, आप अपने आसपास वातावरण में देखो,
जो ये प्लास्टिक पड़ी है, प्लास्टिक ये सड़ती है क्या? नहीं सड़ती है। आज छोड़ेगी, पता चला कई सालों तक ऐसी पड़ी हुई है। कई साल पहले इंसेक्टिसाइड के रूप में एक केमिकल का प्रयोग किया गया, जिस केमिकल का नाम था डीडीटी, बड़ा फेमस चर्चित केमिकल इंसेक्टिसाइड, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस इंसेक्टिसाइड को बनाया और इंसेक्ट को मारने के लिए इसका प्रयोग किया गया। बेटा इस केमिकल को देखा गया, ये केमिकल वातावरण में ऐसा ही पड़ा रहता है, सड़ता ही नहीं है, डिग्रेड ही नहीं होता है, और ये पोल्यूटेंट हमारे वातावरण में हमको नुकसान भी पहुंचाता है। और कोई भी चीज़ हमको नुकसान पहुंचाए पोल्यूटेंट कहलाती है। तो याद रखना, जो डीडीटी है ये नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। आपके वातावरण में जो प्लास्टिक है ये भी नॉन डिग्रेडेबल है। आपके वातावरण में जो आसपास आपके हैवी मेटल्स हैं, आपकी फैक्ट्री से निकलने वाले जो हैवी मेटल्स हैं, ये भी बेटा नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होते हैं। और साथ साथ में अभी न्यूक्लियर वेस्ट तो नहीं चर्चा करेंगे, इसकी अभी नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बताएंगे। आज हमारी जो केमिस्ट्री है, आज हमारे जो केमिकल इंजीनियर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, आज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर का यूज़ करते हैं। याद रखना, न्यूक्लियर पावर, जब हम न्यूक्लियर फर्नेस में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं, उस समय कई सारे वेस्ट पैदा होते हैं, इनको न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। और ये भी हमारे वातावरण में लंबे समय तक ऐसे ही पड़े रहते हैं और हमको हार्म करते हैं। हमको जब आए तो हमको ही नहीं, सारे लिविंग स्पीसीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से जो पोल्यूटेंट होते हैं, जो नहीं सड़ते हैं, उनकी टेबल मैंने बना दी। अच्छा, जो सड़ने वाले पोल्यूटेंट हैं, जो आसानी से सड़ जाते हैं, उनको बेटा डिग्रेडेबल कहते हैं। ये क्या हो सकते हैं? बिल्कुल आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आप अपने सुबह डस्टबिन देखें, उस डस्टबिन में मम्मी जो सब्जी के छिलके डालती हैं, कोई रोटी आपने नहीं खा पाई, सब्जी नहीं खा पाई, खराब हो गई, वो जो डालती हैं डस्टबिन में, कागज़ है, कपड़े हैं, ये सब क्या सालों साल ऐसे ही पड़े रहते हैं? नहीं। जो आपका फीकल मैटर है, गाय भैंस का गोबर है, आपका फीकल मैटर है, कि ये 10 साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है? अरे भाई 1-2 महीने में सड़ जाता है ये। किसान जब फसल काटता है, जैसे मान लो गेहूं की फसल काटी या कोई भी फसल काटी, तो जो खाने वाली चीज़ है उसको निकाल लेता है, जो कूड़ा करकट है वो खेत में ही पड़ा रहता है, और कुछ समय के बाद वो सब मिट्टी में मिल जाता, सड़ जाता है। तो ऐसा कोई भी पोल्यूटेंट, ऐसी कोई भी गंदगी जो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में फिनिश हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहलाती है। क्लियर? अच्छा, यहां पे एक चीज बता दें बेटा, आप कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को गंदा करने में भूमिका निभा रहे हैं। ह्यूमन अपने वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। किन वजहों से कर रहा है? उसकी इंडस्ट्रीज, उसके घर से निकला हुआ सीवेज वाटर, उसके हॉस्पिटल्स, उसके द्वारा खेतों में डाला गया एग्रो केमिकल, उसके द्वारा पैदा की जाने वाली साउंड। बेटा हर कोई देश चाहता है कि उसका वातावरण साफ रहे, लेकिन वातावरण साफ कैसे रखा जाए? तो एक तो तरीका ये है कि अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर दो, अपने ऑटोमोबाइल्स बनाना बंद कर दो या कम कर दो, जो फॉसिल फ्यूल जलता है उसको जलाना कम कर दो। एक तो तरीका ये है। अगर बेटा ये कम कर देंगे आप, तो क्या सभी को रोजगार मिल पाएगा? क्या सभी को बढ़िया जीवन मिल पाएगा? नहीं। आज कोई भी देश नहीं चाहता है कि उसका डेवलपमेंट रुक जाए। आज समय की यही मांग है कि हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेस भी ऐसे ही चलते रहें और साथ साथ अपने वातावरण को भी सुरक्षित रखा जाए। आज हर सरकार यही चाहती है कि दोनों चीज़ें पैरेलल हो, विकास भी हो और वातावरण को भी साफ रखा जाए। तो याद रखना, हमारी सरकार ने 1986 में 1986 में ही एक कानून बना लिया था। 1986 में एक कानून बनाया था बेटा, उस कानून का हम जिक्र कर देते हैं। उस कानून का नाम था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इस कानून का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम अपने वातावरण को सुरक्षित रखेंगे। और सुरक्षित क्यों रखेंगे? क्योंकि इस वातावरण के साथ आपका गहरा संबंध है। आपकी हवा में ऑक्सीजन, आपके पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। आप मिट्टी से ही बने हैं बेटा। अगर ये सारी चीज़ें गंदी होती हैं तो आप भी गंदे होंगे। इस वातावरण के साथ आपका रिश्ता है,
इसलिए अपने वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक कानून आया था। क्लियर? अब चलो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। क्लियर? चलो इतना नोट कर लो। चलो बेटा, अब हम लोग देखते हैं एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। एयर का पोल्यूशन क्या है? अरे भाई, ये जो आपकी वातावरण में एयर है, इसमें कोई भी ऐसा परिवर्तन जो आपको नुकसान पहुंचाए, एयर पोल्यूशन कहलाएगा। अच्छा सोचो बेटा, इस हवा में हमारी लाइफ गैस ऑक्सीजन है, इसी के चक्कर में हवा मेरे अंदर जाती है। अब बेटा अगर इस हवा में कोई गंदगी है, कोई टॉक्सिक गैस है, तो इस नाक में कोई फिल्टर तो लगा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही लेंगे। अरे भाई, ऑक्सीजन भी जाएगी और जो हवा में गंदगी है वो भी चली जाएगी। इसका मतलब हमको नुकसान पहुंचाएगी। तो याद रखना, अगर बात करें कि एयर पोल्यूशन क्या है, तो देखो, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन क्वालिटी ऑफ एयर, is called air pollution, is called air pollution। अभी जो क्वालिटी है, चाहे फिजिकल क्वालिटी में परिवर्तन हो, चाहे एयर की केमिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन हो, चाहे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन जो जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक हो, एयर पोल्यूशन कहलाता है। और हवा में जो पोल्यूशन काज करेंगे वो एयर पोल्यूटेंट कहलाते हैं। अच्छा बेटा सोचो, अगर भोजन और हवा दोनों की बात करी जाए, अगर भोजन में जितना पोल्यूटेंट है उतना हवा में हो, तो कौन सा पोल्यूटेंट आपके शरीर के अंदर ज़्यादा जाएगा? सोच के बताओ। ऑब्वियसली जो हवा में है। क्यों? क्योंकि बेटा भोजन और एयर की अगर तुलना की जाए तो हवा 12 से 15 गुना हमें ज़्यादा चाहिए। तो हवा में अगर थोड़ी सी गंदगी है और भोजन में थोड़ी सी गंदगी है, तो एयर वाली गंदगी हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा जाएगी। और याद रखना, अगर हवा में गंदगी है तो सिर्फ हमको ही नुकसान नहीं पहुंचेगा, नुकसान प्लांट को भी पहुंचेगा और एनिमल्स को भी पहुंचेगा। क्लियर? अच्छा, और एक चीज़ और बता दें, अगर हवा में कोई गंदगी है तो हमारे शरीर में, एनिमल्स के शरीर में सबसे ज़्यादा नुकसान रेस्पिरेटरी पैसेज को होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को होता है। प्लांट में लीफ को नुकसान पहुंचेगा, फोटोसिंथेसिस कायदे से नहीं हो पाएगी, हो सकता है उनकी प्रीमेच्योर डेथ भी हो जाए, विकास उनका नहीं हो पाएगा। तो अगर बात करें कि जो एयर पोल्यूशन है, क्या उसका प्रभाव सिर्फ एनिमल्स पे पड़ता है? नहीं बेटा, एनिमल्स पे भी पड़ता है और प्लांट्स भी पड़ता है। देखते हैं, प्लांट्स पे भी पड़ता है और एनिमल्स के ऊपर भी इनका प्रभाव पड़ता है। अगर प्लांट्स की बात करी जाए, जैसे मान लो ये प्लांट है और हवा में पोल्यूशन है, एयर में पोल्यूशन है, सोचो तो प्लांट को क्या नुकसान पहुंचेगा? आपको बता दें बेटा, प्लांट की ग्रोथ कायदे से नहीं हो पाएगी। साथ साथ में प्लांट से जो फसल पैदा होती है, जो प्लांट से उपज मिलती है, यील्ड मिलती है, वो भी कम मिलेगी अगर हवा में प्रदूषण है। और बेटा इस प्लांट की प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। हो सकता है अगर इसका जीवन काल, लाइफ स्पेन 1 साल का है, तो हो सकता है 1 साल से पहले मर जाए, तो इसकी प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। क्लियर? इसका मतलब हवा की गंदगी प्लांट को नुकसान पहुंचाती है और हवा की गंदगी एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाती है। कैसे? बेटा एनिमल्स को सबसे ज़्यादा नुकसान उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, इसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, डैमेज होता है ये। क्लियर? अच्छा अब देखो बेटा, जो हवा में पोल्यूटेंट होते हैं, हवा में जो गंदगी होती है, उस गंदगी में क्या क्या है, चलो इसको देखते हैं। तो आपको बता दें बेटा, एयर में जो गंदगी काज करें, एयर पोल्यूशन काज करने वाले एजेंट को एयर पोल्यूटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूटेंट। देखते हैं एयर पोल्यूटेंट क्या क्या है। चलो
बना के देखते हैं। ये सर्किल बनाया, ये बेटा हवा में सबसे ज़्यादा गंदगी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती है और इसका रोल 52% है। सबसे ज़्यादा रोल इसी का है, 52%। क्लियर? चलो इसके बाद अगर देखा जाए बेटा, इसके बाद सबसे ज़्यादा रोल देखा जाए तो बेटा सल्फर के ऑक्साइड का है। किसका है? सल्फर के ऑक्साइड, जैसे SO2 है, SO3 है, इनका रोल है। और सल्फर के ऑक्साइड का रोल जो है ये 18% है। क्लियर? इसके बाद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लाइट वेटेड होते हैं, जो वोलेटाइल स्वभाव के होते हैं, जो उड़ते हैं, उड़ जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनका रोल 12% है, 12% है। क्लियर? और इसके बाद अगर देखा जाए तो बेटा यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर का जिक्र करते हैं। देखो आपकी हवा में देखा होगा ढेर सारे डस्ट पार्टिकल, जैसे ये चॉक है, ये डस्ट है, ये डस्ट पार्टिकल हवा में दिखते हैं। ये सॉलिड के भी हो सकते हैं और लिक्विड के भी हो सकते हैं। ये जो हवा में तैरते हुए पार्टिकल हैं इनको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ये भी 10% भूमिका निभाते हैं हवा को गंदा करने में। और इसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं, NO2 है, NO है, इनकी भूमिका 6% के आसपास होती है। तो आप देखिए एग्जाम में पूछा जाए, आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा रोल किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, CO जो है, ये कैसे वातावरण में आई, कैसा इसका स्वभाव होता है, अगर ये शरीर के अंदर गई तो कैसे नुकसान पहुंचाएगी, देखते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का रोल कितना है? 52% है। बेटा ये गैस जो है ये कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस, साथ साथ में ऑर्डरलेस भी होती है। ऑर्डरलेस होती है, खुशबू नहीं, रंग नहीं। और बेटा हार्मफुल बहुत होती है, बहुत टॉक्सिक होती है, प्लांट के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। अच्छा, अब ये बात आती है कि वातावरण में आती कैसे है? तो जब भी कोई ईंधन इनकम्प्लीटली बर्न करता है, उसका कंबशन पूरा नहीं होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। तो लिख दें इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। भाई कोयला है, लकड़ी है, इनके इनकम्प्लीट कंबशन से पैदा होती है। क्लियर? अच्छा, जो ऑटोमोबाइल्स है, हमारी कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, इनसे जो डीजल पेट्रोल जलता है उससे भी पैदा होती है। तो ऑटोमोबाइल जो स्मोक है, ऑटोमोबाइल में जो फॉसिल फ्यूल जलता है, डीजल पेट्रोल जलता है, ऑटोमोबाइल्स जो एग्जॉस्ट हैं इनसे भी पैदा होती है। क्लियर? अच्छा, अब बात ये आती है कि बेटा ये गैस प्लांट को भी नुकसान पहुंचाती है और एनिमल्स को। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। बेटा अगर हम बात करें कि अगर ये हमारे शरीर में पहुंच जाए, ह्यूमन शरीर में, मानव शरीर में पहुंच जाए, तो क्या करती है, आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। जैसे बेटा ये हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है। क्या है? रेस्पिरेटरी पैसेज। ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है लैरिंक्स है और ये वाला हिस्सा क्या है? ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया एक जगह पे दो पार्ट में बढ़ गया, बाइफरकेट कर गया, और ये बाइफरकेट करके लंग्स में खुल जाता है। हमारे शरीर में 1 पेयर लंग्स पाए जाते हैं। क्लियर? ये हमारा, अच्छा ये मान लो नोज से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, काम की चीज़ आपकी हो जाएगी। बेटा मान लो आपकी हवा में ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन नोज से अंदर जाके सीधे लंग्स में आती है, और लंग्स में जब ये ऑक्सीजन आ जाती है तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, ये ऑक्सीजन जो हमारा ब्लड है, मान लो ये ब्लड का पाइप है, ये ऑक्सीजन ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाती है, जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद Hb का मतलब हीमोग्लोबिन है, और जुड़ने के बाद बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है बोलो? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बेटा यहाँ Hb का मतलब हीमोग्लोबिन है। क्लियर? और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़कर जहाँ जरूरत होती है वहाँ पहुँचा आता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सीजन कैरियर कहते हैं।
क्लियर। अच्छा, अब क्या, जैसे मान लो बेटा हवा में हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो देखते हैं बेटा, अगर हवा में हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो बेटा आपकी नाक में कोई फिल्टर नहीं लगा है कि सिर्फ ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाएगी और ये सीधे आ जाएगी आपके लंग्स में। सोचो, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ गई तो आपको बता दें बेटा, आपके ब्लड में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, अगर ऑक्सीजन भी है कार्बन मोनोऑक्साइड भी है तो ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जल्दी जुड़ जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड से लगाव 200 से 250 गुना अधिक होता है ऑक्सीजन की तुलना में। क्लियर। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बनाता है, बनाता है बेटा कार्बोक्सी। कार्बोक्सी और हीमोग्लोबिन को हम लिखेंगे Hb, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और बेटा ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन स्टेबल कंपाउंड है, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जुड़ के शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी काज करता है। इससे मेन समस्या क्या आती है बेटा, मेन समस्या ये आती है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा शरीर में तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, शरीर को तकलीफ भी आने लगेगी, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में तकलीफ हो जाएगी, नर्वसनेस हो जाएगी, चक्कर आने लगेंगे जिसको गिडीनेस कहते हैं, सर दर्द करने लगेगा, आई साइट वीक हो जाएगी। ये सब समस्याएं आने लगती हैं अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन शरीर में ज़्यादा हो गया। क्लियर। अच्छा, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। एक स्टोरी बताते हैं आपको, आप सुनेंगे, नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूं बेटा। अक्सर कर सर्दियों के सीजन में न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि एक गांव में एक बंद कमरे में अंगीठी जला के लोग सो रहे थे। गांव में क्या होता है, सर्दियां होती हैं तो ठंड से बचने के लिए आग जला के तापते हैं, फिर वही आग की अंगीठी सुलगती हुई अपने कमरे में रख लेते हैं और बंद कर लेते हैं, कुंडी मार देते हैं। पता चला सुबह मृत्यु हो गई। डॉक्टर के पास गए, पता चला कैसे मृत्यु हुई, तो डॉक्टर बताता है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाने से क्या हुआ बेटा, कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने लगी। मैंने बताया ही है, अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है किसी ईंधन का तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, और बंद कमरे में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी तो बेटा जो वहाँ सोने वाले लोग हैं उनके फेफड़े में दोनों गैसें गई होंगी, ऑक्सीजन भी गई होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी गई होगी। लेकिन लफड़ा क्या है, वहाँ हीमोग्लोबिन किससे जुड़ा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से। क्या बना होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हाइपोक्सिया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वसनेस, गिडीनेस, हेडेक, और साथ साथ में इन वजहों से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। कहते हैं बंद कमरे में सोने, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने के दौरान मृत्यु का कारण क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर, याद रखना इसको। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ ये बता दें कि बेटा जब भी कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग करने के दौरान जो धुआं होता है बीड़ी सिगरेट पीने के दौरान, बेटा इस धुएं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और एक केस आपको बता दें, किसी भी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान, जब वो गर्भावस्था में हो, उस दौरान सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड उस माँ को तो मारेगा ही, माँ को तो नुकसान पहुँचाएगा ही, साथ साथ में जो डेवलपिंग फीटस है, जो उसके गर्भ में पल्ला बच्चा है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला, गर्भावस्था के दौरान अगर कोई महिला अगर सिगरेट स्मोकिंग करती है तो बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो फीटस है उसकी ग्रोथ, जो उसके अंदर पल्ला फीटस है उसकी ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी, साथ साथ में उसकी प्रीमैच्योर बर्थ हो सकती है। 9 महीने गेस्टेशन पीरियड होता है तो प्रीमैच्योर बर्थ हो जाएगी। और कभी कभी तो होता है एवार्सन तक हो जाता है, बच्चा यूट्रस की दीवार को छोड़कर बाहर निकल जाता है, एवार्सन। इस तरीके से साफ साफ चेतावनी दी जाती है कि इफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई महिला स्मोकिंग करती है तो बच्चे को नुकसान पहुंचता है। क्लियर।
तो हमने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरीके से हमारी हवा में आया और कैसे ये हमको नुकसान पहुंचाता है, ये भी हम लोगों ने देखा। बेटा अब अगला हम लोग पोल्यूटेंट देखते हैं, कौन सा है? सल्फर का ऑक्साइड। चलो देखते हैं सल्फर का ऑक्साइड, इसके बारे में ये देखते हैं कि ये कैसे वातावरण में आता है। दूसरी चीज़, ये वातावरण में आया तो फिर ये कैसे कैसे किसको किसको नुकसान पहुंचाता है, ये भी देखते हैं। चलो इस पॉइंट को भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सल्फर का ऑक्साइड, चलो इनके बारे में जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वही देखेंगे। बेटा सल्फर का ऑक्साइड, अगर कोई ईंधन कोई फॉसिल फ्यूल बर्न होता है जिसमें सल्फर है, ठीक है, तो सल्फर के ऑक्साइड पैदा होते हैं। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल क्या है? डीजल है, पेट्रोल है, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल। इनकी बर्निंग से सल्फर के ऑक्साइड पैदा होते हैं। क्लियर? और बेटा अगर सल्फर के ऑक्साइड पैदा हो गए तो किसको किसको नुकसान पहुंचाएंगे? चलो चर्चा कर लेते हैं। सल्फर के ऑक्साइड नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। चलो देखते हैं एनिमल्स को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, बात करते हैं। एनिमल्स में अगर मानव की बात करी जाए, ह्यूमन की बात करी जाए, तो सबसे ज़्यादा नुकसान रेस्पिरेटरी पैसेज को होगा। किसको होगा? रेस्पिरेटरी पैसेज को होगा। चलो लिख देते हैं। ह्यूमन में बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, समझ लेना है। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा रेस्पिरेटरी पैसेज को। क्लियर? और रेस्पिरेटरी पैसेज को जब नुकसान पहुंचेगा तो उसकी वजह से कई सारी समस्याएं भी जन्म लेंगी। जैसे आपकी सांस की नलियों की सूजन हो जाएगी, ब्रोंकाई की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस हो जाएगी। साथ साथ में बेटा अस्थमा, जिसको दमा कहते हैं, अस्थमा इसको दमा भी कहते हैं, ये हो जाता है। और बेटा हमारे लंग्स की एक प्रॉब्लम है एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा ये भी हो जाता है अगर सल्फर का ऑक्साइड प्रेजेंट है। क्लियर? और अगर आंखों में सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड अगर आंखों पे अगर इनका प्रभाव देखें तो बेटा ये आई में इरिटेशन काज करते हैं। आई इरिटेशन, आंखें लाल हो जाती हैं और साथ साथ में आंसू भी आने लगते हैं। जब भी हम लोग कहीं ऐसी जगह जहां ढेर सारे ऑटोमोबाइल्स हो, जाम लगा हो, ट्रैफिक जाम लगा हो, वहाँ हमारी आंखों में कभी कभी आंसू आने लगते हैं, आई में इरिटेशन होने लगता है। किस वजह से हुआ? क्योंकि हमारी हवा में सल्फर का ऑक्साइड है। कैसे आया? डीजल पेट्रोल के जलने से आया। अगर हम प्लांट पे इसका प्रभाव देखें, क्या सल्फर के ऑक्साइड प्लांट को भी प्रभावित करते हैं? अरे बिल्कुल। कैसे? देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये गमला बना देते हैं, ये इसकी रूट है। अच्छा पौधे हैं तो बेटा फ्लावर भी आ सकते हैं। मान लो फ्लावर बनने से पहले क्या होता? कलियां होती हैं, बड होती हैं, जिनको फ्लोरल बड कहते हैं। मान लो ये फ्लोरल बड है, ये फूल वाली कली है। अगर बेटा वातावरण में सल्फर का ऑक्साइड है तो ये कली जो है, ये कली फूल में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी। कली सॉलिड होकर, स्टिफ होकर टूट के गिर जाएगी। मान लो आपकी छत में, आपके टेरेस पे कोई गुलाब का पौधा लगा है और गुलाब के फूल उसमें आपको चाहिए। अगर सल्फर का ऑक्साइड है तो फूल नहीं मिलेंगे, कलियां ही टूट के गिर जाएंगी, फ्लावर में चेंज ही नहीं हो पाएंगी। सोचो, सल्फर का ऑक्साइड फ्लावर जो बड हैं उनको फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होने देता है, तो फ्लोरल बड को ही तोड़ के गिरा देता है ये। ठीक है, स्टिफ होके गिर जाएंगी। चलो अच्छा, अब देखो जितनी काम की चीज़ थी हमने इस पे देख ली। अब आगे देखते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो सीक्वेंस में देखते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अगर इनकी बात करी जाए तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी हमारे उद्योग हैं, वहाँ से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पैदा होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ VOCX बॉक्स मतलब वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हमको ये जानना है कितने परसेंट रोल है। बेटा 12% इसकी भूमिका है वातावरण को गंदा करने में, हवा को गंदा करने में, पहली चीज़। अच्छा, ये जो बॉक्स होते हैं ये क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं?
तो बेटा इसमें मीथेन आती है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड आता है HCHO, और साथ साथ में इसमें बेंजीन डेरिवेटिव्स आते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव। क्लियर? और ये रिलीज कैसे हुए बेटा? ज़्यादातर इंडस्ट्रियल इमिशन, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये इंडस्ट्रियल इमिशन है, ये मतलब जो हमारे उद्योग धंधे हैं वहाँ से ये फैक्ट्रीज से ये पैदा हो जाती हैं। क्लियर? मीथेन के बारे में तो आप जानते हैं बेटा, मीथेन को नेचुरल गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस। और सोचो, नेचुरल गैस के अलावा क्या बोलते हैं? गोबर गैस कहते हैं। इसका मतलब गोबर के डिकम्पोजिशन से बनती है। इसको मार्स गैस कहते हैं क्योंकि ये दलदली भूमि में केमिकल रिएक्शन से बनती है। और इसको हम लोग पैडी फील्ड में भी देखे थे, जो चावल की खेती होती है वहाँ भी बनती है। तो ये प्राकृतिक गैस है और ये भी हमारे हवा को गंदा करती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। और कोई भी पोल्यूटेंट प्लांट और एनिमल्स दोनों को नुकसान पहुँचाता है। कहते हैं ये जो दो पोल्यूटेंट है, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन डेरिवेटिव, बेटा ये दोनों पोल्यूटेंट जो हैं, ये दोनों पोल्यूटेंट हमारे शरीर में कैंसर काज करते हैं। ये कैंसरस होते हैं। कैसे होते हैं? कैंसरस। और याद रखना, मैंने शुरुआत में ही बताया था, शरीर में जो कैंसर काज करें उनको कार्सिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्सिनोजन। तो ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों बेटा हो गए कार्सिनोजन। कार्सिनोजेंस हैं ये। कैंसर जो काज करे कार्सिनोजन कहलाता है। क्लियर? चलो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की चर्चा कर ली। अच्छा, अब पार्टिकुलेट मैटर की देखते हैं। जितनी चीज़ें जरूरी वाली हैं वो हम लोग सब यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो जो वोलेटाइल, ये जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, अगर इनकी चर्चा करें, पार्टिकुलेट मैटर, इनके बारे में सिर्फ आप पहले जान लो कि ये होते क्या है। बेटा आपकी हवा में जो ये छोटे छोटे पार्टिकल तैरते हुए आपको नज़र आते हैं, कभी बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में टॉर्च लगा के देखिए तो ऐसा लगता है ढेर सारे कण हवा में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही हवा में तैरने वाले जो छोटे छोटे कण हैं, इनको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, PM कहते हैं। क्लियर? इनकी भूमिका कितनी है? 10% रोल है इनको हवा को गंदा करने में। बेटा ये जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर क्या है? ये छोटे छोटे कण हैं। किसके कण हैं? बेटा ये कण सॉलिड के भी हो सकते हैं और ये कण लिक्विड के भी हो सकते हैं। जैसे हमारे हाथ में चौक है और बेटा इससे जो छोटे छोटे जो इससे डस्ट निकलती है, अगर इसको हवा में उड़ाया जाए तो ये जो हवा में उड़ते हुए पार्टिकल हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर हैं। क्लियर? अच्छा, आपको बता दें बेटा, ये पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, ये बायोटिक भी हो सकते हैं, ये जीवित स्वभाव के भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं। अचंभित नहीं होना। बायोटिक जैसे पौधों की फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन निकलती हैं, बच्चों को आजकल पता रहता है कि पॉलन ग्रेन एलर्जी, हमारे लिए एलर्जेंस हैं, एलर्जी काज करते हैं। ठीक है? तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आएगा बेटा? ऐसे पार्टिकुलेट मैटर, इनमें पॉलन ग्रेन्स भी आती हैं, साथ साथ में बैक्टीरिया, अगर हवा में बैक्टीरिया तैरते हैं ये भी पार्टिकुलेट मैटर है। साथ साथ में बेटा स्पोर्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स जो होते हैं लोअर प्लांट्स के, वो भी पार्टिकुलेट मैटर की तरह काम करते हैं। और साथ साथ में इस पार्टिकुलेट मैटर में फंगस के जो पार्ट होते हैं, मॉल्स, ये भी कहीं ना कहीं बायोटिक पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जीवित हैं ये। और साथ साथ में एबायोटिक पार्टिकुलेट मैटर में अगर चर्चा करी जाए तो बेटा एबायोटिक पार्टिकुलेट मैटर में क्या क्या आएगा? तो एबायोटिक पार्टिकुलेट मैटर में जैसे कि बेटा इसमें जो है ये डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है। ठीक है? डस्ट पार्टिकल के साथ साथ में बेटा जो आपकी स्मोक है, आपका जो फ्यूम्स हैं, मिस्ट है, इनके जो कण हैं,
इनके कण जो हैं ये कण एबायोटिक पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, ठीक है। और ये दोनों पार्टिकुलेट मैटर चाहे बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, ये हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। क्लियर। मान लो बेटा अगर प्लांट्स की चर्चा करी जाए, अगर मान लो किसी पौधे को देखा जाए कि किसी पौधे पर पार्टिकुलेट मैटर का क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो ये कोई प्लांट है, ये इसकी जड़ें इस तरीके से ये प्लांट है, और बेटा अगर हवा में ढेर सारे पार्टिकुलेट मैटर हैं, क्या है, पार्टिकुलेट मैटर ढेर सारे हैं, डस्ट पार्टिकल मान लो हैं ढेर सारे, तो क्या इसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा बेटा। जो हमारा सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, सोचो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी की तरफ आता है तो अगर पार्टिकुलेट मैटर कम है, साफ है हवा, तो सूर्य का प्रकाश आसानी से आ जाता है, कोई बाधा नहीं डालता है। अगर पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा है तो बिल्कुल क्लाउड की तरह है, जैसे जब बादल होते हैं तो सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है। जब सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाती है, पौधे खाना नहीं बना पाते हैं अच्छा। तो बेटा सेम काम बिल्कुल पार्टिकुलेट मैटर करते हैं जो काम क्लाउड करते हैं। अगर क्लाउड के दौरान लाइट नहीं आती है, अगर पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा है तब भी प्रकाश कम आता है, जिस वजह से इस प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रभावित होती है। बेटा ये खाना नहीं बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाला जो भोजन है जिसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये बेटा कम हो जाएगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। सोचो। अच्छा बेटा बताओ, अगर बादल होते हैं तो वातावरण में ठंडक हो जाती है, तो याद रखना अगर पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा है तो वातावरण में क्या होगा, ठंडा वाला इफेक्ट होगा या गर्म वाला, कूलिंग इफेक्ट होगा। क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट। तो याद रखना अगर पार्टिकुलेट मैटर है तो कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, याद रखना इसके बारे में। क्लियर। अच्छा, अब ये पार्टिकुलेट मैटर अगर हवा में है तो क्या मानव के शरीर पे भी प्रभाव पड़ेगा, हमारे ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। बेटा एनिमल्स के शरीर में सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अब आपको देखते हैं कि जो हमारे बॉडी के ऊपर प्रभाव देखा जाए तो पार्टिकुलेट मैटर अगर हमारे शरीर में गए, मानव शरीर में गए, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा हमारे फेफड़ों को। किसको पहुंचेगा, हमारे लंग्स को पहुंचेगा। क्लियर। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे बात आती है कि अगर हमारे हवा में, अगर मान लो कोई किसान है, तो बेटा किसान है तो नाक में उसके सिलिका जाएगी, भाई उसके फेफड़ों में क्या जाएगी, सिलिका जाएगी, ठीक है। मान लो कोई कोयले की खदान में काम करता है तो कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में कोयले के पार्टिकल जाएंगे। अगर कोई कॉटन इंडस्ट्री में काम करता है, सर्दियों में रजाई बनाने के दौरान जो रुई को फुलाते हैं तो ढेर सारे कण उड़ते हैं, अगर रुई का कण बॉडी में जाता है, अगर कॉटन का कण हमारे फेफड़ों में जाता है तो समस्या अलग प्रकार की होगी। मान लो कोई लोहे की खदान में काम करता है, आयरन फैक्ट्री में काम करता है तो आयरन के कण जाएंगे। याद रखना बेटा जिस तरीके का पार्टिकुलेट मैटर शरीर में जाता है उसी तरीके की समस्या जन्म लेती है, ठीक है। जैसा उसका व्यवसाय वैसे ही बीमारी होती है। जैसे मान लो कोई किसान है तो उसके अंदर सिलिका जाएगा तो किसान को बीमारी होती है, उसको बेटा सिलिकोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिकोसिस कहते हैं। अगर कोई कोयले की खदान में मजदूर काम करता है तो कोयले का एक रूप होता है कार्बन का, एंथ्रासाइड, तो उसको एंथ्रेकोसिस होगी। क्या होगी, एंथ्रेकोसिस। अगर कॉटन का कण कोई अंदर जाता है शरीर में तो बेटा बिसिनोसिस होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताएंगे अभी। और बेटा अगर आयरन का कण अंदर जाता है तो उसके समस्या, जो उसके बॉडी में जो समस्या पैदा होगी उसका सिडेरोसिस कहते हैं, क्योंकि सिडेराइट आयरन का ही रूप है। क्लियर।
देखो, जैसा ऑक्यूपेशन वैसी ही बीमारी, इसीलिए कहते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर अगर मानव शरीर में जाते हैं तो मानव शरीर में जो समस्या जन्म लेती है उस समस्या को हम जनरली क्या बोल देते हैं? ऑक्यूपेशन लंग डिजीज। क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन लंग डिजीज। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं इनको क्या बोलते हैं? चलो लिख देते हैं इधर बेटा। इन बीमारियों को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। क्लियर? अब देखो बेटा, एक चीज और बता दे, ये जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं बेटा, इन पार्टिकुलेट मैटर का अगर डायमीटर 10 माइक्रोमीटर, कितना? अगर डायमीटर 10 माइक्रोमीटर या उससे बड़ा है तो बेटा ये 24 घंटे के अंदर ये बैठ जाएंगे, जमीन पे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है? और अगर किसी पार्टिकुलेट मैटर का जो साइज है ये विद इन अ डे ये सेटल डाउन कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन अगर पार्टिकुलेट मैटर का साइज, अगर उसका डायमीटर बेटा, अगर इसका डायमीटर 1 माइक्रोमीटर, अगर इसका डायमीटर 1 माइक्रोमीटर या उससे कम है तो ये नहीं बैठते हैं, लगातार हवा में तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। कैसे रहते हैं? सस्पेंडेड रहते हैं। तो याद रखना, ये जो पार्टिकुलेट मैटर होता है इनको SPM भी बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। आज हमारे जितने भी मेट्रो शहर हैं उनकी हवा में गंदगी का एक कारण, बड़ा कारण पार्टिकुलेट मैटर है, बहुत बड़ा कारण पार्टिकुलेट मैटर भी है। ठीक है? अच्छा, अब बेटा लास्ट में पॉइंट दिया है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। देखते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं हमारी हवा को कैसे गंदा करते हैं, क्या बुरा प्रभाव डालते हैं, कैसे वातावरण में आते हैं। चलो इसकी चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, चलो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड बेटा, इन ऑक्साइड में NO है और साथ साथ में NO2 है। क्लियर? ये ऑक्साइड का रोल कितना है? सबसे पहले पॉइंट आप जोड़ लो बेटा, इनका रोल हवा को गंदा करने में सिर्फ 6% है। क्लियर? अच्छा, अब ये बात आती है कि ये NO और NO2 रिलीज कैसे होते हैं, वातावरण में आते कैसे हैं। बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इस पे बेटा हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों पाई जाती हैं। मजे की बात है, नाइट्रोजन 78% होती है। कितनी होती है? 78% के आसपास होती है और हमारी ऑक्सीजन 21% के आसपास होती है हवा में। और ये दोनों गैसेस हमारे लिए पोल्यूटेंट नहीं हैं, हमारी हवा के लिए गंदगी नहीं है ये। लेकिन कहा जाता है, साइंस ये कहती है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर सकते हैं अगर वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाए। क्या हो जाए? टेम्परेचर बढ़ जाए। तो आपको बता दें बेटा, अगर वातावरण का टेम्परेचर बढ़ गया, अगर वातावरण का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाती हैं और रिएक्शन करने के बाद बनते क्या हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। तो साइंस ये कहती है कि जब भी फॉसिल फ्यूल जलता है, कार मोटरसाइकिल में जो डीजल पेट्रोल जलता है, उस समय क्या होता है? इग्निशन होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। और टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होगा बेटा ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर जाती हैं। तो टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब बेटा फॉसिल फ्यूल, ऑटोमोबाइल्स में फॉसिल फ्यूल जलता है, ऑटोमोबाइल्स में फॉसिल फ्यूल जलता है, ईंधन जलता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रिएक्शन करके ये ऑक्साइड पैदा होते हैं। तो जनरली ये मान लिया जाता है कि ऑटोमोबाइल्स से जो धुआं निकलता है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, क्योंकि वातावरण में वो दोनों रिएक्शन कर गए। अच्छा, अगर बेटा ये दोनों ऑक्साइड अगर हवा में आ गए तो कैसे हमको नुकसान पहुंचाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कभी कभी पूछ भी सकते हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड की वजह से जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे
रेड हेज बनती है, रेड हेज धुंध जैसी बनती है, ब्राउन रेड ब्राउन हेज बनती है। रेड हेज जो होती है एटमॉस्फेयर में, ये किस वजह से बनती है? आंसर आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से बनती है। रेड हेज फॉर्मेशन जो होता है वो इसी की वजह से होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बेटा ये है, अगर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं तो हमारे अंदर जाएंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है इसको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। साथ साथ में बेटा ये आई में, जो हमारे आइज हैं, ये आइज में इचिंग काज करता है, खुजली सी होने लगती है। कई सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर कोचिंग आते हैं तो हमारी आँखों में पता नहीं क्या ऐसा रहता है, इचिंग सी होती रहती है। आज आपको बता दें, ये इचिंग का एक कारण नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस शहर में रहते हैं अगर वो मेट्रो सिटी है तो वहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं अधिक हो, तो इचिंग हो सकती है। और साथ साथ में ये जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जहाँ कपड़े वगैरह बनते हैं, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये टेक्सटाइल फाइबर को भी नुकसान पहुँचाता है, इनको डैमेज कर देता है। क्लियर? प्लांट को भी नुकसान पहुंचाएगा, प्लांट की भी ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाती, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में हम लोगों ने देख लिया। और ये जितने भी पोल्यूटेंट हैं, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे वो कोई भी सल्फर का हो, चाहे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ये बेटा पोल्यूटेंट जो होते हैं जिस रूप में पैदा हुए, सोर्स से जिस रूप में पैदा हुए उसी रूप में बने रहते हैं, मॉडिफाई नहीं हुए। अगर कोई पोल्यूटेंट जिस रूप में पैदा हुआ उसी रूप में बना रहे तो आपको एक चीज़ बता दें, ऐसे पोल्यूटेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो अच्छा, एक पॉइंट हम लोग यहाँ देखते हैं, पॉइंट ये देखते हैं, अगर कोई पोल्यूटेंट, ये जो पोल्यूटेंट होते हैं ये दो कैटेगरी के होते हैं। अगर कोई पोल्यूटेंट जिस रूप में सोर्स से निकले, इमिटेड बाय सोर्स, इमिटेड बाय सोर्स, सोर्स से जिस रूप में निकले और उसी रूप में बने रहें, मॉडिफाई ना हो, ऐसे पोल्यूटेंट को हम लोग प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। क्लियर? और जो पोल्यूटेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट के कॉम्बिनेशन से बने, मान लो कोई पोल्यूटेंट था, वातावरण में आ गया, अब वो आपस में, प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में रिएक्शन कर गए, या प्राइमरी पोल्यूटेंट मॉडिफाई हो गए, और मॉडिफाई हो गए कोई पोल्यूटेंट दूसरा बन जाए, ऐसे पोल्यूटेंट को हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। और आपको बता दें, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट की अगर तुलना करें तो ये पोल्यूटेंट ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो ये जितने भी हैं, ये सारे बेटा प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट। अच्छा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। बेटा ये हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है, 2018 में एक क्वेश्चन बना था, उसे पूछा गया था कि दिए गए ऑप्शन में सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है, और आपका आंसर बताएंगे क्या था उसमें। बेटा जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं, इनमें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उनकी चर्चा करते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्लियर? चलो बेटा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट में एक पोल्यूटेंट है एसिड रेन। चर्चा करो। एसिड रेन जो हमारी वर्षा का पानी है, ऐसे तो सामान्य वर्षा का पानी भी स्लाइटली एसिडिक होता है। जो नॉर्मल रेन है, जो रेन वाटर है, सामान्य रेन वाटर है, उसकी पीएच भी स्लाइटली एसिडिक होती है। और कितनी होती है? लगभग 5.6 के आसपास होती है इसकी पीएच। याद रखना, 5.6 के आसपास होती है। और कहते हैं एसिड रेन क्या है? इसका मतलब एसिड रेन में पीएच और कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाती है? तो बेटा जब भी हमारे हवा में जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं,
इनसे जो गंदगी निकलती है उसमें से जो हवा में रिलीज होने वाली गंदगी है, इसमें बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, इसमें सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं। क्लियर? और अगर बेटा हमारी हवा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड प्रेजेंट है, तो जैसे ही वर्षा होती है ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा वाले पानी से रिएक्शन कर जाते हैं और रिएक्शन करके अपना अपना एसिड बनाते हैं। अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करेगा तो बनेगा नाइट्रिक एसिड, और अगर सल्फर का ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करेगा तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे ही ये एसिड बने, ये जो वर्षा है, ये वर्षा का पानी एसिडिक हो जाता है और ऐसी वर्षा को एसिड रेन कहते हैं। ये जो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड है, इनमें दोनों में 70% रोल अकेले सल्फ्यूरिक एसिड का होता है और 25-30% रोल जो होता है ये नाइट्रिक एसिड का होता है। अगर एसिड रेन हो गई तो जिस पौधे पे पड़ेगी उसकी पत्तियां डैमेज हो जाएंगी, वो प्लांट ही डैमेज हो जाएगा। अगर हमारी त्वचा पे पड़ गई तो बेटा त्वचा डैमेज हो जाएगी, स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो इसका मतलब एसिड रेन एक पोल्यूटेंट है और ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये जो है ये सेकेंडरी है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें बेटा, एसिड रेन जो है प्लांट और एनिमल्स को तो नुकसान पहुंचाता ही है बेटा। इसके नुकसान को लेकर एक कहानी दी है। हमारे भारत में जो ताजमहल है आगरा शहर में, कई सारे विदेशी सैलानी यहाँ पे आते हैं ताजमहल देखते हैं। बेटा ये जो एसिड रेन है, इस एसिड रेन की वजह से हमारे ताजमहल का पत्थर, इसका जो मार्बल है, ये इसमें दरारें पड़ गई, ये धूमिल हो गया। जब वैज्ञानिकों ने देखा तो उसके पीछे कारण पता चला कि उसके पीछे कारण हमारी एसिड रेन है। क्या हुआ कि जो बेटा हमारे आगरा शहर में ढेर सारी फैक्ट्रीज हैं। आगरा के आसपास जो शहर हैं जैसे भरतपुर है, फिरोजाबाद है, ठीक है। आगरा स्वयं अपने आप में, ये जो शहर हैं इनमें जितने भी फैक्ट्री लगी हैं, मथुरा, आगराबाद, फिरोजाबाद, इनमें जो फैक्ट्री लगी हुई हैं, इनमें जो डीजल, पेट्रोल, कोयला जलता है बेटा, उससे जो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा होते हैं, उसी से वहाँ पे एसिड रेन का फॉर्मेशन हुआ। उसने किया क्या, जैसे मान लो ताजमहल का पत्थर है, पत्थर बेटा मार्बल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और बेटा कैल्शियम कार्बोनेट में मान लो सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाए इसके ऊपर, तो सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ देता है, इसको गला देता है और बना देता है कैल्शियम सल्फेट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बना देता है। इस जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें क्या हुआ, ये कैल्शियम कार्बोनेट बेकार हो गया, गल गया, घुल गया। इसका मतलब जो ताजमहल में पत्थर खराब हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? एसिड रेन की वजह से। इसी को अक्सर का एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ताजमहल में जो स्टोन लेप्रोसी अ काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम, सरफेस प्रॉब्लम, वहां पे क्या हुआ था? स्टोन लेप्रोसी ऑफ ताज। क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि स्टोन लेप्रोसी ऑफ ताज, स्टोन लेप्रोसी ऑफ इंडियन ताजमहल किसकी वजह से हुआ था? तो आंसर है एसिड रेन की वजह से। किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। बेटा जब ताजमहल का पत्थर खराब हो गया तो भारत सरकार ने इसको बचाने के लिए प्रयास भी किया। 1995 में ताजमहल आगरा के आसपास जो शहर थे जैसे फिरोजाबाद है, मथुरा है, भरतपुर है, यहाँ जितनी भी फैक्ट्रीज थी, जितने भी ऑटोमोबाइल थे, कोशिश करी गई कि डीजल और पेट्रोल की जगह वहाँ पर एलपीजी का यूज़ किया जाए, और ये किया भी गया। और जब ये किया गया तो ताजमहल को पॉल्यूट होने से, ताजमहल के पत्थर को खराब होने से बचाया भी गया। तो हमारी एसिड रेन क्या है? एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। क्लियर? कौन कौन से एसिड रिस्पॉन्सिबल हैं? बेटा इसमें दो एसिड रिस्पॉन्सिबल हैं, एक है नाइट्रिक एसिड और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा अब देखते हैं बेटा इस सेकेंडरी पोल्यूटेंट में एक पोल्यूटेंट और पढ़ते हैं, उसका नाम है स्मॉग। क्या नाम है? स्मॉग। चलो देखते हैं। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में एक तरफ क्या था? एसिड रेन, जिसको हम लोग देख चुके हैं, एसिड रेन। और अगला क्या है? स्मॉग। क्या है? स्मॉग। जो बेटा स्मॉग है,
इस पोल्यूटेंट को बनने में क्या क्या चीज़ें यूज हुई। बेटा हमारे वातावरण में जो धुआं है, जो स्मोक है, स्मोक अगर ये फॉग के साथ मिल जाए तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है, एक पोल्यूटेंट बन जाता है जिसका नाम है स्मॉग। क्लियर? और इस स्मॉग को लेकर दो चीज़ें चर्चित हैं जो आपके लिए ज़रूरी भी हैं। बेटा एक स्मॉग है फोटोकेमिकल स्मॉग। क्या है? फोटोकेमिकल स्मॉग। तो सबसे पहला स्मॉग हम लोग पढ़ेंगे। जो स्मॉग है ये दो है बेटा, एक है फोटोकेमिकल स्मॉग। पहले इसको देखते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग। बेटा मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट में मैक्सिको के में एक शहर था लॉस एंजल्स, वहाँ पे ये हुआ था, इसीलिए इसको लॉस एंजल्स स्मॉग भी बोलते हैं। लॉस एंजल्स स्मॉग बोलते हैं। ये स्मॉग कड़ी धूप में, लाइट में बना था, समर सीजन में बना था, इसीलिए शब्द लिखा है फोटो। फोटो मीन्स प्रकाश होता है। और ये स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग होता है। कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। इस स्मॉग में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, पहली तो चर्चा यही करते हैं। बेटा इस स्मॉग में क्या था, जो हमारे कार, मोटरसाइकिल, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, उनसे जो गंदी गैसें निकल रही थी, धुआं निकल रहा था, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे, हाइड्रोकार्बन्स थे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स आपस में रिएक्शन कर गए और रिएक्शन करने के उपरांत स्मॉग बना लिया। और उस स्मॉग में क्या क्या था बेटा? उस स्मॉग में ओजोन थी, साथ साथ में उसमें एक केमिकल था पान। बेटा इसका पूरा नाम है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्या नाम है? लिख देते हैं, पर ऑक्सी एसिटिल या एसाइल भी कह सकते हो, एसिटिल नाइट्रेट, ये पान। साथ साथ में बेटा इसमें फॉर्मल्डिहाइड भी था, इसमें एक्रोलीन भी था। क्या था? एक्रोलीन। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी थे इसमें। अच्छा याद रखना, ये जो पोल्यूटेंट थे, ये पोल्यूटेंट स्मॉग में थे। ये स्मॉग है, ये फोटोकेमिकल स्मॉग है। बेटा क्वेश्चन ये पूछा गया था, नीट 2018 में पूछा गया था कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट था, उसमें आपको ओजोन लगाना था, क्योंकि ओजोन ही आंसर में दिया हुआ था ऑप्शन में। क्लियर? और बेटा ये जो स्मॉग है, फोटोकेमिकल स्मॉग, ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। कैसे नुकसान? अगर हमारे शरीर में आंखों पे इसका प्रभाव देखा जाए तो पान और ओजोन, बेटा ये जो पान और ओजोन है, ये दोनों मिलके हमारे आईज को नुकसान पहुंचाते हैं। ये आई इरिटेंट हैं। ये क्या है? आई इरिटेंट्स हैं ये। क्लियर? अगर बेटा ओजोन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अगर ये दोनों अगर हमारी बॉडी में चले जाएं तो हमारे नोज और थ्रोट को डैमेज कर देते हैं। ये हमारे नेजल पैसेज को डैमेज कर देते हैं, नेजल पैसेज को नुकसान पहुंचाते हैं, इसको ये डैमेज कर देते हैं। अब बेटा अगर ओजोन की बात करी जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर कोई पौधा है और उसके आसपास ओजोन है, जैसे मान लो बेटा ये कोई प्लांट है और आपकी हवा में अगर ओजोन है, तो आप सभी को पता है कि पौधों की त्वचा पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, जिससे पानी वेपर के रूप में निकलता रहता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अगर हवा में ओजोन है तो ये ट्रांसपिरेशन तेजी से होने लगता है। क्या होता है? ट्रांसपिरेशन तेजी से होने लगता है अगर ओजोन हवा में है। लिख देते हैं, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। सोचो अगर पानी तेज निकलेगा तो पौधा सूख जाएगा, विल्टिंग हो जाती जल्दी। तो ओजोन प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पौधों की पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है और बेटा ये क्लोरोफिल को ब्लीच कर देता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, ये प्लांट में ब्लीचिंग कर देता है। ब्लीचिंग, क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज कर जाता है, पत्तियों का रंग हरा रहता नहीं है।
गायब हो जाता है रंग। और साथ साथ में आपको बता दें कि बेटा जो हमारा पान है, PAN, पान पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये पौधों में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट रिएक्शन होती है, ये हिल रिएक्शन जो होती है, इसके लिए पॉइजनस है। ये हिल रिएक्शन को ये रोक देता है। ये सभी को याद रखना है, ध्यान देना है कि पान हिल रिएक्शन को रोकता है, ओजोन ट्रांसपिरेशन को बढ़ावा देता है, ये ब्लीचिंग कर देता है, पत्तियों का हरा रंग गायब कर देता है, आंखों के लिए इरिटेंट है और साथ साथ में नेजल पैसेज को भी डैमेज कर सकता है। इसका मतलब जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, ये प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए हानिकारक है। क्लियर? अच्छा, अब ये देखो बेटा, एक तरफ और हम देखते हैं स्मॉग दो तरीके के होते हैं। अच्छा, एक तरफ दूसरा स्मॉग अगर देखा जाए, दूसरे स्मॉग को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल स्मॉग। क्या बोलते हैं? क्लासिकल स्मॉग। चलो इसको भी देख लेते हैं, क्लासिकल स्मॉग। इसके बारे में कुछ पॉइंट बहुत जरूरी हैं बेटा। ये क्लासिकल स्मॉग 1952 में, 1952 में लंदन, ब्रिटेन में, लंदन में ये स्मॉग पैदा हुआ था, इसीलिए इसको लंदन स्मॉग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंदन स्मॉग कहते हैं। और आपको बता दें, ये जो स्मॉग है विंटर में हुआ था, सर्दियों में हुआ था। हुआ क्या सर्दियों में? देखो, डीजल पेट्रोल कोयला जलने से धुआं पैदा होता है, साथ साथ में वहाँ अंगीठी जला के लोग सर्दियों में कमरे को गर्म कर रहे थे, तो ढेर सारा स्मोक पैदा हुआ लंदन में। इंडस्ट्रीज से भी गंदी गैसें निकली। हुआ क्या, वहाँ जो स्मोक था, उस स्मोक में जो बेटा सल्फर का ऑक्साइड था, इस स्मोक में एक्चुअली सल्फर के ऑक्साइड थे, साथ साथ में फॉग भी था, और ये आपस में कंबाइन हो गए। सल्फर का ऑक्साइड, स्मोक, फॉग, कार्बन के पार्टिकल थे, ये आपस में कंबाइन हो गए और कंबाइन होके एक खतरनाक प्लूटेंट ने जन्म लिया, जिसको हम क्लासिकल स्मोक कहते थे, लंदन स्मोक कहते हैं। हुआ अच्छा, ये सल्फर का ऑक्साइड है ना, इसमें ये सल्फर का ऑक्साइड और कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग स्मोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग स्मोक। इसको रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं, जबकि ये वाला कौन सा था? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक था। क्लियर? अच्छा, याद रखो बेटा, यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्साइड था, ये सल्फर का ऑक्साइड मान लो SO2 अगर है, अगर ये पानी से रिएक्शन कर जाए तो बेटा क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। और अगर SO3 पानी से रिएक्शन कर जाए तो क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। याद रखना, ये सल्फ्यूरस एसिड इस स्मॉग में बनता है, और ये जो एसिड है, ये स्मॉग और फॉग पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और डिपॉजिट होके प्लांट और एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए किताबों में कभी कभी इसको बेटा सल्फ्यूरस स्मॉग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका एक नाम और है सल्फ्यूरस स्मॉग। क्या नाम है? सल्फ्यूरस स्मॉग बोलते हैं। और याद रखना, ये स्मॉग 1952 में लंदन में बना था। क्लियर? बेटा, इस स्मॉग की वजह से 4000 के आसपास लोग मारे गए थे। 4000 पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। 4000 पीपल मारे गए थे। सोचो कितना खतरनाक पोल्यूटेंट रहा होगा। इस तरीके से ये दोनों स्मॉग भी हम लोगों ने देख लिए, फोटोकेमिकल स्मॉग जिसको लॉस एंजल्स कहते हैं, और क्लासिकल स्मॉग जिसको लंदन स्मॉग के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, इनसे जो गंदी गैसें निकलती हैं, इनको कैसे हवा में मिलने से बचाया जाए, कैसे अपनी हवा को प्रदूषित होने से रोका जाए। क्लियर? चलो इतनी चीज़ें नोट कर लो आप लोग।